चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मेजरली हमने खत्म की है ना, सारी नहीं है, तो वसी मौजू है। आने वाले दिनों में भी कोई ना कोई टर्म आती होगी, मैं आपको लिखवाता होगा। और मैं अगेन बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टाइल से पढ़ा रहा हूं। आपको दोनों चीजें हो रही है, तो अकाउंटिंग के साथ एक्लेटमाइज भी हो रहे हो और आपके एमसीक्यूज भी निकलते हैं आ रहे हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का हमने देखा, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, कौन कहां दिखाते हैं, एमोटाइज क्या होता है, डेप्रिशिएट क्या होता है, वी से दैट। अब जो है ना अकाउंटिंग बेटा, इट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स, इट इज बेस्ड ऑन सर्टन, जिनको हम फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में डिवाइड करते हैं। एजम्पशंस भी है इसमें से कुछ, वो मैं लास्ट पे फिर बोलूंगा एजम्पशन कौन कौन है जो हम एजम्पशन हम लेते हैं। एक यूजुअली जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, यूजुअली लोग इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, मतलब देख interchangeably change the names, not a big deal. We call that business entity concept. अब आज से एक एक करके सारे हम पढ़ेंगे, चाहे कॉन्सेप्ट्स हो या कन्वेंशंस हो। पहले कॉन्सेप्ट्स खत्म करेंगे, फिर कन्वेंशंस पे आएंगे, फिर इसी में मैं आपको बोलूंगा एजम्पशन कौन कौन सा है। एजम्पशन ये ख्याल रख, किसी भी किताब में आपको ये मिलेंगे। फिर हम जब वंस वी फिनिश देम देन हम आएंगे इस पे IFRS, गैप क्लियर है, और AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर है, लास्ट पे क्लियर है बेटा। इन्हीं में से फिर ये निकलते हैं, ये अब कंट्रीज पे है। चलिए ओके, ये बहुत बार आपने सुना होगा, जिसने अकाउंटिंग पढ़ी भी नहीं है वो भी ये बोलता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, ये जो है ना ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वी यूज देम वाइल रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा, वी फॉलो देम वी वाइल डूइंग अकाउंटिंग, वाइल डूइंग। तो ये क्या है, जैसे हिंदुस्तान में है रूल लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, है ना, है ना, मतलब यू हैव टू ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट हैंड। मे बी किसी कंट्री में अलग होगा, यह हिंदुस्तान में क्यों रखा गया है लेफ्ट, सो दैट देर इज यूनिफॉर्मिटी, सो दैट देर इज, व्हेन एवरीवन विल फॉलो दीज प्रैक्टिसेस, दीज प्रोसीजर्स, दीज प्रोटोकॉल्स, अकाउंटिंग विल बिकम वेरी इजी। मेन तो यही है। तो उसमें पहला है जिसको बोला जाता है, ये किसी ने दिए नहीं है, ये नहीं है, ये थ्योरम है, किसी ने दी है नहीं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकाउंटेंट्स ने डेवलप किए हैं। दीज आर ऑल मैन मेड, दीज आर ऑल विच वी फॉलो सो दैट देर इज यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग। एंड इसी में पहला जो यूजुअली पढ़ाते हैं, इसमें क्रोनोलॉजी नहीं है कि पहला ये है दूसरा, ये जो है इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी। क्या नाम है, थ्योरेटिकली ये सबको पता होगा, थ्योरेटिकली ये सबको पता है, मगर मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी सिखाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यूज उसी में से निकलते हैं। लिखिए पहले थोड़ी सी डेफिनेशन ताकि आपको याद रहे, फिर मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आऊंगा, इंप्लीकेशन पे आऊंगा। लिखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज, business entity concept is also known as separate entity concept.
full stop. According to this concept, business and businessman are treated as two distinct entities, are treated as two distinct entities, ये मैं समझाऊंगा. एंड द पर्सनल ट्रांजैक्शंस, यही इसका इसेंस है जो मैं अब बोल रहा हूं. एंड द पर्सनल ट्रांजैक्शंस of the owner are kept completely separate from the transactions of the business, comma, even if business is owned or run by a single person. Business is owned or run by a single person. Business is owned or run by a single person. अब ये समझिएगा implication. ऐसे तो ये कोई भी जानता है, जिसने अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ी भी होगी वो भी बोलता है फट 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 फट, ये सब बोलते हैं. मगर मकसद क्या है इसका, रखा क्यों गया है वो ये, और फिर मैं इसकी इंप्लीकेशन बताऊंगा फॉलो का कैसे करते हैं. बोलता है अगर इंसान एक ही ओनर है, सोल प्रोपराइटर, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, अगर सोल प्रोपराइटर ही है, हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, बिजनेसमैन की. We always keep the transactions of the businessman separate from that of the business. देखो क्यों. मैं हूं, मेरे फादर का बिजनेस है, ये क्यों रखा गया है, वरना बिजनेस का सही पिक्चर समझ नहीं आ जाएगा. देखो क्यों रखा गया है, सोच समझ के रखा गया है. मैं हूं, मेरे फादर का बिजनेस है, से मेरे फादर का शॉप है, मेरे फादर का, वो हज पे गया, किस पे गया, हज पे गया मेरा फादर. अब जब जनाब अली वो हज पे गया, उसने बोला भाई ये 40-50 दिन के लिए मैं जा रहा हूं या 2 महीनों के लिए मैं जा रहा हूं, ये बिजनेस तुम खुद संभालना. मैंने बोला ठीक है, अच्छा बिजनेस है. मगर मैं अयाश आदमी, मैंने दोस्तों को बोला है पाखे शिमन 2-3 रतन, मैं बिजनेस में जो भी दिन भर ट्रांजैक्शंस होती है, जितनी भी होती है, मैं उठाता हूं, कभी गुलमर्ग, कभी पहलगाम, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे घूम के आते हैं. अब जब वक्त आया उसके आने का, मुझे लगा ना तो प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम कैसे होगी, वो देखेगा ना, कैश पोजीशन कम हुई है, फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई है, डेटर्स का पैसा लिया ही नहीं है या क्रेडिटर्स को पैसा दिया ही नहीं है. भाई जी परेशान हो गया. मैंने क्या किया, मैंने अपने ही घर पे चोरी कराई, मां का सोना चोरी किया, दिखाया झूठ में चोरी, वो बेचा, उसी कैश को किस में डाला, क्या देने के लिए, धोखा. क्या असल में ये बिजनेस की अपनी पोजीशन है. अब हम फॉलो करते हैं ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. जो मैंने घर का पैसा इसमें डाला वो क्या माना जाएगा, कैपिटल. वो क्या माना जाएगा, इवन इफ मैंने 10वीं बार भी डाला होगा. कैपिटल नहीं है कि जो खाली स्टार्ट में डालते हैं. जो भी पैसा ओनर बिजनेस में डालेगा उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल.
तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता, हर कोई धोखा देता ना। जैसे मेरे घर का बिजनेस है, मैं फ्यूचर एक्स में भी पढ़ाता हूं, मैं यहां भी पढ़ाता हूं, मैं यहां का पैसा घर वाले पैसे के साथ मिक्स करूंगा, मेरे घर के बिजनेस की सही पिक्चर समझ आएगी? आएगी? ये मिक्स हो जाएगा ना सारा। या कोई बिजनेसमैन ज्यादा खर्चा करता है, कोई बिजनेसमैन घर पे कम खर्चा करता है। अब जब हम घर के खर्चे मिक्स करते ही नहीं है, बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर समझ आती है, वरना नहीं आएगी। आया समझ? इसीलिए इस कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल को ट्रीट किया जाता है एज लायबिलिटी, एज बिकॉज हम मानते हैं बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्संस। तो हम बोलते हैं ये बिजनेसमैन ने बिजनेस को कर्जा दिया है, और जो बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शंस है उनको बिजनेस के खर्चे दिखाते, उसको ड्रॉविंग्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? और ड्रॉविंग को कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रिडक्शन इन द लायबिलिटी है, वो रिडक्शन इन द, उससे कैपिटल कम हो जाता है, उससे कैपिटल। लिखिए पैरा छोड़िए। नहीं, उस वजह से उस चीज को ड्रॉविंग बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ये जी दो अलग लोग हैं, जो ये पैसा देगा वो कैपिटल है, और जो पैसा निकालेगा वो ड्रॉविंग है, वो बिजनेस के अपने खर्चे नहीं है। आया समझ? आया समझ? आया समझ? कॉन्सेप्ट वो चीज है कि ये दो चीजें अलग है, ये इसकी इंप्लीकेशन है। आया समझ? लिखिए, इट इज बिकॉज ऑफ business entity concept it is because of business entity concept comma, ये याद रखिएगा जो ये बात बोल रहे हैं, the money introduced by the owner the money introduced by the owner, that is capital, is treated as an internal liability, है ना बेटा? इसीलिए अगर आज से आपको न्यूमेरिकल वहां ऑब्जेक्टिव आया, कैपिटल को क्यों बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी? इट इज बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? क्योंकि वो बोलता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो ये बिजनेसमैन ने बिजनेस को कर्जा दिया है। क्लियर है? इज ट्रीटेड एज इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी बोला या इंटरनल लायबिलिटी, एक ही बात। एंड द मनी विड्रॉन by the owner and the money withdrawn by the owner for his personal expenses is called as drawing and is not recorded as the expense of the business, in the profit and loss account। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अब यहां पे अच्छे से समझना है ना, डीपली पढ़ना हर कोई चीज, वरना सबको पता, आपने भी कॉमर्स पढ़ा, इतना आपको भी पता होगा कि असल में सीखना ये चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे निकलते हैं वहां, एमसीक्यूज ये है। अब आया आपको समझ? ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दर्शाता है, इंप्लाई करता है ये चीजें। हम बिजनेस के खर्चे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो बार बार, वो किस साइड दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, एज एन एक्सपेंस, क्या हम ड्रॉविंग को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? ना, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा। इसीलिए मैंने बोला ड्रॉविंग जो होता है, ड्रॉविंग जो होता है वो कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड
न होगा ही नहीं, फिर कहां पे दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में कैपिटल को माइनस, बैलेंस शीट में कैपिटल को, क्योंकि जो ड्रॉविंग है ना ये एसेट है ना ये लायबिलिटी है, इट्स अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी, इट्स अ इनको कॉन्ट्रा अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो हम आगे आएंगे, आगे जब पढ़ाएंगे ट्रायल बैलेंस तब बोलेंगे। समझ आया? लिखिए नोट नीचे, ये जरूरी है, ये पॉइंट जरूरी है। लिखिए बेटा, ड्रॉविंग इज नॉट रिकॉर्डेड, ड्रॉविंग इज नॉट रिकॉर्डेड, पता होनी चाहिए ये चीज। ड्रॉविंग इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ड्रॉविंग इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ड्रॉविंग इज नॉट रिकॉर्डेड as an expense in the profit and loss account, in the profit and loss account। अकाउंट को लिखने का शॉर्ट फॉर्म ये होता है, अकाउंट शॉर्ट फॉर्म है। जब लिखोगे अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड comma, but is shown, but is subtracted, but is subtracted, shown नहीं लिखना, subtracted लिखना, but is subtracted to the capital in the balance sheet, इन द बैलेंस याद है, इससे आपका एमसीक्यू निकलेगा। कैपिटल ड्रॉविंग को कहां दिखाया जाता है? इसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल को माइनस होता है, ये रिडक्शन इन द इंटरनल लायबिलिटी है, ये रिडक्शन इन द इंटरनल, ये बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, ये बिजनेस का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा, ये किसका पर्सनल खर्चा है? ओनर का। तो ओनर और ये सेपरेट माने जाते हैं, तो उसके पर्सनल खर्चे हम बिजनेस में क्यों डालेंगे? अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को क्यों फॉलो किया जाता है? ताकि हमें ट्रू एंड अ फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस समझ। वेरी गुड, लिखिए पॉइंट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज फॉलोड, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज फॉलोड फॉर ensuring, business entity concept is followed for ensuring reliable financial results, for ensuring reliable financial results, comma, as true profit is calculated, as true profit is calculated without mixing personal expenses, without mixing personal expenses। और जनाब आली, ये जो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह फॉलो होता है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, चाहे पार्टनरशिप पढ़े या कंपनी पढ़े। आया समझ? ये नहीं है कि सर ये खाली यहां माना जाएगा, नहीं नहीं नहीं, शेयर होल्डर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, जहां शेयर होल्डर हो, वहां शेयर होल्डर की वेल्थ मिक्स नहीं की जाती है विद कंपनी। यस, उस एसेट्स के साथ, या जो शेयर होल्डर अपने पर्सनल ये है वो नहीं दिखाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? लेट्स लास्ट एस्पेक्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज फॉलोड in all forms of business organizations, is followed in all forms of business organizations, comma, be it sole proprietor, be it sole proprietorship, comma,
बी इट कंपनी और पार्टनरशिप। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है? पूरा क्लियर है? 100% क्लियर है? वेरी गुड। समझ आया आपको? तो आपको आइडिया मिला होगा कि इसको मिक्स करना नहीं। मेन तो इसका वही है, इनको मिक्स मत करो, क्योंकि बिजनेस की फेयर और ट्रू पिक्चर समझ मिक्स हो जाएगा। कोई खर्चा बिजनेसमैन ज्यादा करता होगा या कोई बिजनेसमैन बाकी सोर्सेज से कमाता होगा, उसमें डालेगा, धूल झोंक देगा, बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर समझ नहीं आएगी। क्लियर है? समझ आया? अब इंप्लीकेशन समझ आई? वेरी गुड। अब है दूसरा, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। नजर रखो, अब चाय पीने दो हमें। वो देख लीजिएगा वो 6 वीडियोस। हाँ, 2 दिन में आप आराम से देख पाओगे, आज ही देख लीजिएगा। आज 2 देखिएगा, कल 4 देखिएगा, यहां तक आने से देख लीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। जल्दी हम चढ़ाना बंद करेंगे वीडियोस। हाँ, कितने चढ़ाएंगे, थक जाएंगे आपके लिए। तो फिर आपको ऐप में होंगे, आपको ऐप में मिलेंगे सारे ऐप, जो ये आपकी होगी। चलिए बेटा, कोई मुझे बोलो, इधर इधर पूरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? चलिए गुड। इसका भी दूसरा नाम है, कोई बोल सकता है? इसका क्या दूसरा नाम है? जैसे उसका क्या दूसरा नाम था, इसका दूसरा नाम है परपेचुइटी कॉन्सेप्ट। क्या? क्योंकि ये बोलता है ना, बिजनेस एज अ परपेचुअल लाइफ, नेवर एंडिंग लाइफ। आया समझ? ध्यान दीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा मैं। परपेचुइटी कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, है क्या ये? बोलता क्या है ये? परपेचुइटी कॉन्सेप्ट बोलो या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलो, ये भी प्रिंसिपल है और ये एजम्पशन भी है, और ये वो मैं आऊंगा अलग, अभी आप याद नहीं रखिएगा वो, अभी फिलहाल ये प्रिंसिपल्स है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली प्रिंसिपल्स ही को फिर बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। फिर मैं वो लास्ट पे आपको बोलूंगा। ये क्या बोलता है? सपोज वासिफ ने बिजनेस शुरू किया। अगर वासिफ ने ऑटोमोबाइल कंपनी छोड़ी, ऑटोमोबाइल कंपनी, इट्स अ बिग बिजनेस। ये जो है ना परपेचुइटी कॉन्सेप्ट, ये सोल प्रोप्राइटर को भी ये एप्लीकेबल है, मगर ये ज्यादा किसको फॉलो होता है? कंपनी फॉर्म। किसमें? वहां मत आएगा ज्यादा काम, ये लगता ये भी है हर जगह, मैं बोलने वाला ज्यादा वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी ज्यादा है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। वासिफ ने कंपनी शुरू की, बेहतरीन, इसके शेयर होल्डर वेल होल्डर है। अगर वासिफ पहले ही बोलेगा मैं 1 साल के बाद ये कंपनी बंद करूंगा, कोई इस कंपनी की गाड़ी खरीदेगा? या बोलेंगे ना यार कल कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे वाला मिरर लाइट, वो हेडलाइट भी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे हम? सप्लायर इसको रॉ मटेरियल देंगे, ये बोलेगा सर ये तो हमारा रॉ मटेरियल खा के जाएगा, ना ही कस्टमर, ना ही सप्लायर, ना ही बैंक्स, ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये एक बिलीफ है कि इफ यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस, यू आर इन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ। ये बिलीफ एक है। जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? असली कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। अगर सारे शेयर होल्डर मर गए, कंपनी बंद होगी? नेवर। कंपनी फिर भी चलती रहेगी। हाँ, सोल प्रोप्राइटर बेचारा अगर मर गया, वो बंद भी हो सकता है बिजनेस, मगर अगर कंपनी है, कंपनी के ओनर है शेयर होल्डर्स, अगर सारे शेयर होल्डर भी एक ही साथ मर गए ना, कंपनी बंद। कंपनी के फिर भी लीगल एयर्स आ जाएंगे, उनके वारिसदार आएंगे, और कंपनी थोड़ी उनको चलानी है, चलाते कौन है? कंपनी मैनेजमेंट।
सोल प्रोपराइटर मैं आपको उस दिन बोला, सोल प्रोपराइटर जो होता है उसमें मैं खुद प्रिंसिपल हूं, मैं खुद एजेंट हूं, पैसा मेरा ही लगा है और मैं ही खुद काम कर रहा हूं। कंपनी में वो नहीं होता है, पैसा किसी और का लगा होता है, काम कोई और कर रहा होता है। मैं भी एक मामूली शेयर होल्डर हूं जेके बैंक का, मामूली शेयर होल्डर। आई हैव 1200 शेयर्स, 12,000 शेयर, सॉरी, मामूली शेयर होल्डर हूं। 20-25 लाख रुपया मेरी वेल्थ है, मामूली शेयर होल्डर, ये कोई मुजरा भी नहीं है। मैं जाऊंगा अभी जेके बैंक में, मैनेजर उठेगा मुझे, ऐसे हजारों अनगिनत शेयर होल्डर मेरे जैसे हैं। क्योंकि कंपनी जो होती है वहां पे मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनरशिप, ओनरशिप अलग है, चलाती कंपनी कौन है? मैनेजमेंट। ऐसे ही सारे शेयर होल्डर मर गए, कंपनी फिर भी कौन चलाएंगे? और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर्स के जो वारिसदार बच्चे होंगे, शेयर उन्हीं में ट्रांसफर हो जाएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट है। यू गॉट इट? वो जो ये, फिर मैं इसकी अकाउंटिंग इंप्लीकेशन, ये मैंने आपको इसकी फिलोसफिकल इंप्लीकेशन बोली, सोशल इंप्लीकेशन, फिर मैं अकाउंटिंग इंप्लीकेशन पे आऊंगा, ये कहां पे फॉलो हो जाता है। हम इमेजिन करते हैं कि जो बिजनेस है इसकी लाइफ क्या है? इनडेफिनिट, इट इज नॉट गोइंग टू एंड इट्स ऑपरेशंस इन द नियर फ्यूचर। अब आप बोलोगे सर मुझे बोलिए इंप्लीकेशन, मुझे क्या इसको करना है? तो सबको पता है किताब से, पर देखो इसकी इंप्लीकेशन क्या है। देखिए मैं कैसे अब टर्मिनोलॉजी रिलेट करूंगा। एक्सपेंडिचर कितने किस्मों के हमने पढ़े? वेरी गुड। तीसरे वाले को गोली मारो, वो उतना जरूरत लगता? मेन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। एक्सपेंडिचर 2 किस्मों के होते हैं। वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ध्यान दीजिए गोबर, ये इंप्लीकेशन इसकी यही है, इसकी इंप्लीकेशन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इनकी खासियत क्या होती है? दे आर रेकरिंग, दे आर रेकरिंग इन नेचर। इनको कहां दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड एज एक्सपेंस। वेरी गुड। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? नॉन रेकरिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? We buy them once and we use its benefit for series of years. ये क्या होते हैं? नॉन रेकरिंग। इनको कहां दिखाया जाता है? अगर अब हमें पता होगी हमें एक ही साल में बिजनेस बंद करना है तो बैलेंस शीट दिखाने की जरूरत है, तो सारा किस में दिखाया जाएगा? रेवेन्यू में। ये बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी, सॉरी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। देयर इज अ डिमार्केशन बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड द, नाउ यू नो आई एम गोइंग टू डू माई बिजनेस फॉर 500 ईयर्स। तो आपने जो मशीन प्लांट लाया है, सीमेंट प्लांट लाया है, वो 100 करोड़ चलने वाला है, 100 साल तक चलने वाला है, तो आप उसको 100 साल तक किस में दिखाओगे? बैलेंस शीट में। मगर हर साल क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन। इट इज दिस बिकॉज ऑफ दिस। असली पढ़ाना ये है, वरना मैंने देखा ये निकले हैं हरामखोर सारे, पढ़ाने निकले हैं, पढ़ाने वढ़ाने का पता नहीं है, बस बच्चों से पैसे ऐंठने निकले हैं। आई स्वेयर आई वाज वाचिंग द वीडियो यस्टरडे, कोई है फ्री दे रहा है, फ्री पढ़ा रहा है। मैं देखा, हम भी देखते क्या फ्री पढ़ाते हैं, बस जी समझाए हैं। आई स्वेयर कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है। आज है ना स्मार्ट बोर्ड सबको, वो घटिया वाले स्मार्ट बोर्ड, उस पे ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है और वही पढ़ रहे हैं। ये इंप्लीकेशन नहीं, वहां कहां आएगी? वहां डेफिनेशन आएगी, वहां तो बीच में आएगा ना, बिटवीन द लाइन क्वेश्चन यही आएगा। मुझे बोलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों अलग दिखाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों अलग दिखाते हैं? किस कॉन्सेप्ट की वजह से? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। असली पढ़ाई तो यही है ना, इसमें आपको इसका एसेंस पता चलना चाहिए। रीजन क्या है? व्हाई वी फॉलो दिस? We follow this, there is a clear demarcation, because now you know that you are going to do the business for a long period of time. So बेहतर है इस एसेट को मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा, वहां लॉस -100 करोड़ आ जाएगा, आएगा ना। विल यू रिकवर? आपने सीमेंट प्लांट खोला, विल यू रिकवर द एंटायर थिंग इन ईयर? उसका जेस्टेशन पीरियड ही 10-20 साल होता है। आप तो इनिशियल कॉस्ट ही रिकवर कर रहे होते हो, फिर तो हर कोई बिजनेस है ना र्यून्स में है। तो इसीलिए हाँ, अब ये
चीज एप्लीकेबल कहीं पे नहीं है. कहां पे नहीं है? वेयर इन यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस, जो 2 साल तक ही बिजनेस है, बंद करना है. आपको आया समझ? देयर वी डोंट फॉलो द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. वहां अलग तरीके से अकाउंटिंग होती है, उसको करते भी है. आपने जिनने आप में से बीकॉम किया है उसको करते भी है. वो अलग अकाउंटिंग हो जाती है इनकी. जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी अलग अकाउंटिंग हो जाती है. स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में था वो, अलग अकाउंटिंग उनकी हो जाती है. कॉन्ट्रैक्ट एजेंसीज जो होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग उसको बोलते हैं. वो अलग 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 एक वसी मौजू है, वो अलग. वो आपको इधर वो मिक्स करना, बट ऑब्वियसली वो अब अल्लाह करे कि मेरे बैच में से मेजॉरिटी सिलेक्ट हो जाए, फिर आप आगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग भी करोगे. आपको ट्रेन करेंगे ना. फिर बेसिकली वो कौन सीखेगा? जिसको पहले बेसिक डेबिट क्रेडिट पता. अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि ये तो बीकॉम है ऑलरेडी ऑनर्स, ये तो जानता है अकाउंटिंग है सब कुछ, डेबिट एंड क्रेडिट. अगर जिसको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई वो कल को एडवांस्ड अकाउंटिंग भी समझ सकेगा. सारा बेस 11th क्लास की अकाउंटिंग है. बेस यही है जो हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज. लिखिए अब इस के बारे में ताकि आपको मिस ना हो. पॉइंट्स लिखवाते हैं इसीलिए है. लिखिए बेटा, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज perpetuity concept. And this principle, मैंने बोला ना इनको कुछ भी नाम देते हैं. And this principle, obviously सारे क्या है ये असली प्रिंसिपल्स. फिर प्रिंसिपल्स ही में आते हैं कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस. प्रिंसिपल तो इनको सबको बोल सकते हैं ना. And this principle assumes that, which assumes, वो ये assumption भी माना जाता है, वो हम आगे बोलेंगे. And this principle assumes that a business will continue its operations a business will continue its operations for a long period of time in the foreseeable future. In the foreseeable future. And business will not intentionally close down its business operations or liquidate itself ठीक है, क्लियर है? मतलब इसका मतलब है हम इसको ऐसे डायलॉग में बोलते हैं, बिजनेस इज नॉट अ गॉन कंसर्न, इट्स अ गोइंग कंसर्न. इट्स नॉट अ गॉन कंसर्न, it will continue its operations for an indefinite period of time. Yes, बहुत टाइम तक चलेगा. अब अप्लाई कहां जाता है? It is because of this capital expenditures are shown in the balance sheet and revenue expenditures are shown in the, लिखिए पैरा छोड़ के इसको हाईलाइट कीजिएगा इस पॉइंट को. It is because of business entity concept. It is because of, very good beta, it is because of going concern concept, capital expenditures. मुशहज़ गुबरा, कितना बेहतर हमारे लिए हुआ पहले समझना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या, वरना मैं अभी यूज करता वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप बोल पाते? कभी नहीं बोल पाते. दिस इज समथिंग विच यू गेट ओनली बाय एक्सपीरियंस. ये नहीं है मैं थक से मैं ये सारी पाई नहीं. इट्स ओनली यू गेट बाय एक्सपीरियंस. यू नो इट नाउ.
बाय द टाइम यू टीच फॉर 10-11 ईयर्स यू नो इट देन बच्चे को कब क्या देना जरूरी है. जैसे कि कल मैंने आपको फिक्टिशियस पढ़ाया, तब आपको वो अच्छे से समझ आया बिकॉज यू रिलेटेड दैट विद द कंटिंजेंट वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वरना पहले बोलते फिक्टिशियस आपको समझ ही नहीं आता. अब आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाना होता है, बैलेंस शीट में, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस यूजुअली परचेज ऑफ एसेट्स. लेक्सा क्या लिखू गबुर? It is because of going concern concept, capital expenditures are recorded. Capital expenditures are recorded in the balance sheet. In the balance sheet, and revenue expenditures are shown in the profit and loss account. अच्छा, और ये भी इट इज और एक लिखिए, इट इज बिकॉज ऑफ, है ना, बहुत सारे आपको पता चलनी चाहिए. इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट assets are classified as fixed assets and current assets. As fixed assets and current assets. अच्छा, से बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है. जब हमें पता होती बिजनेस को बंद करना है, हम बोलते कौन है फिक्स्ड एसेट्स और कौन है करंट एसेट्स. हमें क्या करना था, हम सबको एक ही में रखते. अच्छा, और एक चीज है ना, ये निकलते हैं इसी से. मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज, अब मैं पूछूंगा आज. क्विंटेसेंस रेंट पे कर रहा है, तो रेंट कौन सा एक्सपेंडिचर है हमारे लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये हमारे लिए इनकम है जो हमें लाइब्रेरी से आती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये हमारे लिए क्या है? यस, बिकॉज वी आर गोइंग टू पे इट. ओके. प्रीपेड रेंट क्या है? प्रीपेड रेंट क्या बन जाता है? ये एसेट. क्या एसेट? करंट एसेट. क्या एसेट? क्यों हमारे लिए एसेट है? क्योंकि हमने औकाफ वालों को 2 साल की रेंट पहले ही दे के रखी है. तो प्रीपेड रेंट को मैं क्या इस साल दिखाऊं एज रेंट? नहीं. वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा. ये आगे 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 ज्यादा समझ आएगा जब मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग उठाऊंगा. सुनिएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं. मेरी रेंट साल की है. यहां क्विंटेसेंस जिसका है रोहान साहब को पे करता है रेंट ये साल की 4-5 लाख रुपया. ज्यादा ये है. अब मैंने इसलिए काम बोला क्योंकि अब हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं लाइब्रेरी से, उसे हम पे करते हैं रेंट, तो उससे हमें फायदा मिलता है. रेंट हमारी 5 लाख रुपया है साल की. हमने औकाफ को 10 लाख रुपए दे के रखे. कितने दे के रखे? मैंने कितने सालों की रेंट दी है? 2. इस साल की ओर. वेरी गुड, दिमाग यहां की ओर. अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, उसमें मैं रेंट कितनी रिकॉर्ड करूंगा? 5 लाख के 10 लाख? 5 लाख. कितनी? वो जो बाकी 5 लाख है उसको एसेट दिखाऊंगा. उसको जब तक वो अगला साल, ये आपको आगे जल्दी समझ आएगा. ये क्यों है? बिकॉज आई नो आई हैव टू डू बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ. अगर मुझे इसी साल बंद करना होता फिर मैं ये सारा क्या दिखाता है एक ही साथ. अगर मुझे पता था 2 साल में बंद करना है, बिकॉज आई आई एम गोइंग टू डू द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे ही डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, हेवी एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, उनको हम फिलहाल किस में दिखाते हैं? एसेट में. जितना यूज करते हैं उसको किस में राइट ऑफ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ना, इस बार एक ही साथ में हम सारा दिखाते हैं. हम उतना पोर्शन किस में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड. बाकी पोर्शन किस में रख रहे हैं? बैलेंस
दिखाया ना, पढ़ाया ना उस दिन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने दीपिका पादुकोण को लाया, नहीं फिर उसको गोली मारी, हमने शाहरुख खान को लाया, उसका 15 करोड़ रुपए दिए। शाहरुख खान का बेनिफिट हमने मुदस्सिर अजीज को लाया। वो क्या एक दिन कोई देखेगा दफा करेगा, देखेगा रोज रोज है, देखेगा कोई रोज रोज। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। मामूली एडवर्टीजमेंट आपने अखबार को दिया, एक दिन पढ़ा इंसानों ने, उसका बेनिफिट कम टाइम रहेगा, तो दैट एडवर्टीजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट हेवी एडवर्टीजमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, दोज आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको आप किस में दिखाते हो? बैलेंस शीट में। और बाकी पोर्शन क्या करते हो? राइट ऑफ, ताकि एक ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट ना पड़े। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, जो एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है या इंटेंजिबल एसेट्स की एमोटाइजेशन, वो भी किस कॉन्सेप्ट की वजह से होती है? गोइंग कंसर्न। जब मुझे पता है इस मशीन को मुझे 50 साल के लिए यूज करना है, बिजनेस 50 साल तक है, तो मुझे उस एसेट को बैलेंस शीट में दिखाना है। मैं जितना जितना यूज करूंगा उसका डेप्रिसिएशन किस में दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको समझ आया? आपको समझ आया? आपको समझ आया? देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, छोड़ो अब ये तो, हम तो बहुत टाइम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। मैं उनमें तो बेई मैं पशपिक शीन नहीं, तो आपको मजा आना चाहिए, आपको इसेंस समझ आना चाहिए। वासिफ ने बिजनेस छोड़ा, ये पिज्जा मैन्युफैक्चर कर रहा है, बस पिज्जा, ठीक है? बोरा बुझो गुबर, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन क्यों करना जरूरी है। ये पिज्जा मैन्युफैक्चर कर रहा है और ये एक साइज, सिंगल साइज, ही ओनली सेल्स मीडियम, दैट्स इट, नो लार्ज, नो स्मॉल, नो कंट्री साइज, दैट्स इट। ये कैसे इसकी कॉस्टिंग करेगा? हाउ विल ही डिटरमाइन दैट आई एम गोइंग टू सेल इट फॉर 700 रुपीज? हाउ विल ही डिटरमाइन? ये सारा कॉस्ट देखेगा ना, ये पहले देखेगा मुझे सारा खर्चा क्या लगा है। जो इसने ओवन लाया होगा, क्या ये वो सारा ओवन इसमें डालेगा? अगर ये ओवन इसमें डालेगा, फिर एक एक पिज्जा इतना महंगा बेचना है, कोई खरीदने ही नहीं आएगा। नाउ ही नोज, नाउ ही नोज आई एम गोइंग टू रन माई बिजनेस फॉर लॉन्ग, सो फॉर लॉन्ग ना, अगर इसने ओवन सारा उठाया और एक पिज्जा में डाला, आपको पता है एक पिज्जा कितना महंगा हो जाएगा? या 1000 पिज्जा में डाला, ओवन का कॉस्ट डालेंगे पिज्जा में? वाई? बिकॉज यू नो यू आर गोइंग टू रन दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। तो ओवन की क्या इसमें डालेगा? ये डेप्रिसिएशन। ओवन की क्या डालेगा? डेप्रिसिएशन। जितना पर ओवन, फिर पर पिज्जा, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा ये पिज्जा बनाएगा, है ना, अपने खर्चे कैसे कम करने होते हैं? मास प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। आपको जैसे एक चिप्स पैकेट बनाना है तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं होंगे। आप अगर प्रॉफिट में होना चाहते हैं, आपको क्या बनाना है? मास चिप्स, ताकि पर यूनिट रेंट बहुत कम हो जाए, पर यूनिट सैलरी। ना लॉजिक, लाइफ का ये लॉजिक है। जैसे हम देते हैं यहां रेंट, अगर हमें बच्चे कम आते हम पढ़ाते, हमें तो रेंट एक बच्चे से फिर निकालनी थी ना। टेलोस किस बच्चे दिन फीस 2.5 लाख रुपये उसने दिन। ऐसे क्या हो गया? बच्चे बहुत आए, एक तो रेंट भी आराम से निकलेगी और टीचर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको समझ आया? तो इसीलिए हम फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट चीज में नहीं डालते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन का कॉस्ट चीज में डालते हैं। सो डेप्रिसिएशन ईयरली करना, एमोटाइजेशन ईयरली करना, ये भी किस कॉन्सेप्ट की वजह से है? बिकॉज वी नो वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। लिखिए दूसरा पॉइंट, द एसेट्स आर चार्ज्ड विद depreciation and amortization, or charged with depreciation or amortization. The assets are charged with depreciation and amortization because of the going concern concept. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? पूरा समझ आया?
पूरा समझ आया, कंफ्यूजन मत हुआ? हां, मगर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है वेर इन यू आर डूइंग अ शॉर्ट टर्म बिजनेस, अ प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस, वहां पे ये कॉन्सेप्ट फेल, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, थैंक यू। कल हाँ, मगर वी फॉलो द, उसको मैं कल वाला कॉन्सेप्ट, वी फॉलो द कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग, वो इग्नोर करते हैं बिकॉज वी ऑलवेज रिकॉर्ड एट द बुक वैल्यू। वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट अकाउंटिंग। आया समझ? हमें कल को एक कॉन्सेप्ट है ना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वी ऑलवेज रिकॉर्ड द एसेट्स एट द बुक वैल्यू रादर देन द मार्केट वैल्यू। आया समझ? आया समझ? वो कल हमें पढ़ना है। अब मैं तीसरा उठाता मगर वो खत्म नहीं होगा, तो बेहतर है वो कल पढ़ेंगे। क्लियर है? ये समझ आए? इसके न्यूमेरिकल्स करना, घर पे लिखना, देखो कैसे पढ़ना होता है, ये समझाऊंगा ना घर कोरा मेनिस लेक्चरस रिवाइज लियो गूगलस में चैट जीपीटीएस में क्या गूगलस में, क्योंकि गूगल तुम्हें उन सर्च इंजन के पास ले जाता है, वो सर्च इंजन है। एमसीक्यूज ऑन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सारी एमसीक्यूज ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सारी एमसीक्यूज ऑन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ऐसी पढ़ना है, वरना क्या करोगे? के हिसाब से हाँ, इसी के हिसाब से ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म ब्रैकेट में करना। सुना है क्वेश्चन? अगर